वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 सामान्य अध्ययन की मॉक श्रृंखला 2 के बारे में, जो मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है इस चैनल के माध्यम से। जो लोग वर्ष 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से और तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेक्शन जो आपका जीएस का होता है 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उससे रिलेटेड जो सिलेबस है ऑफिशियल, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वो सिलेबस वाइज हम क्वेश्चन इस सीरीज़ में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण से नियंत्रण से संबंधित है। ओजोन क्षरण के नियंत्रण से जो संबंधित है, इसमें बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, ठीक है। तो ओजोन क्षरण से जो संबंधित है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। रियो सम्मेलन कब हुआ था? ये 1992 में, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ भी कहते हैं। ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। निम्न में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैटलैब, एक्सिलिप्स, माइसोल, पाइमोल, ठीक है। तो सांख्यिकी विश्लेषण हेतु जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जो माध्यम है वो है मैटलैब, ठीक है। कौन सा है? मैटलैब। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं व पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया। देखिए, भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। अब उसमें से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समवर्ती सूची। कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा समवर्ती सूची होगा। क्लियर? इसको डीपीएसपी में आर्टिकल 48 के अंतर्गत जोड़ा गया है, वन्य पशुओं एवं पक्षियों को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों का जो संबंध है पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट का 1957 में और अशोक मेहता समिति ने 1977 में। अंतर क्या है? बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज से है और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत राज से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो गीत गोविंद है उसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं जयदेव, ठीक है, जयदेव। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? यामा, आपको पता होगा, ठीक है, यामा। कालिदास की पुस्तक के बारे में आप मुझे एक कमेंट करें, कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? जयशंकर प्रसाद कामायनी, ये आपको पता ही होगा। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गीत गोविंद का जयदेव, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आप देख पा रहे होंगे, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। जो नैदानिक मूल्यांकन है रिसर्च से संबंधित एक क्वेश्चन है। अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है इसका। अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, नैदानिक मूल्यांकन को अभिनिश्चित
करता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में क्या शामिल है? नंबर 1 विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो देखिए विराम चिन्ह में कमी, एक अच्छे, ये जो ऑप्शन है पहला, विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, अच्छे शोध प्रबंध का लेखन शामिल नहीं हो सकता। संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच, ये बिल्कुल हो सकता है। और शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, कंटिन्यूस होना चाहिए। स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश होना चाहिए। तो जो राइट आंसर होगा इसका 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, शोध डिजाइन क्या है? शोध डिजाइन क्या है? शोध डिजाइन क्या है? शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित न हो, गुणात्मक या परिमाणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प, वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए ढांचा बनाना। तो शोध जो डिजाइन है उसका क्या है, आंकड़ों का विश्लेषण और संकलन, कहने का मतलब कलेक्टिंग ऑफ डाटा और एनालिसिस के प्रत्येक स्तर पर एक ढांचा बनाना है, एक संरचना बनाना, क्या कहलाता है, शोध डिजाइन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय, ये भी रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं, महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। तो भारत में अधिकतर कैसे विद्यालय हैं? भारत में अधिकतर जो विद्यालय हैं वो किस प्रकार के हैं? भारत में जो विश्वविद्यालय हैं वो महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं और परीक्षा कराते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है। डिजिटल सशक्तिकरण का जो आशय है वो क्या है? सार्वभौमिक शिक्षित डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो डिजिटल सशक्तिकरण के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में आपको सही आंसर का जवाब देना है। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर आप क्या होना चाहिए, डिजिटल सशक्तिकरण का जो आशय है 1, 2, 3, 4 चारों सही। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो बाइनरी संख्या को आप जानते हैं, बाइनरी को परिवर्तित करने का नियम क्या है, तो जान लेते हैं। बाइनरी को जो परिवर्तित करने का नियम क्या है, आप सीधा आप लिख सकते हैं 25, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना दिया गया 12, शेषफल कितना बचा 1, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। फिर आगे क्या है, 2 से का डिवाइड करेंगे तो 6, फिर यहाँ पे कितना शेषफल 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, शेषफल फिर से 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 बार कट जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे एक में तो नहीं जाएगा तो शेषफल क्या रह जाएगा हमारा 1। तो इसको काउंट हम कहाँ से करते हैं, नीचे से हम काउंट करते हैं, जैसे 1 1 0 0 1। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 1 0 0 1, नीचे से इसको काउंट करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीटी के संबंध में
देखिए आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आईसीटी का मतलब क्या होता है आप ये जान लीजिए। आईसीटी का मतलब आपकी एक स्पेशल यूनिट है आईसीटी के नाम से। तो आईसीटी का जो मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, आईसीटी का जो मतलब है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है पी और क्यू दो कथन दिए हैं। आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये गलत है। आई का मतलब यहाँ पे इंडियन नहीं है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन। आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिक सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य दृश्य, दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। तो इसका जो दूसरा राइट है, पहला क्या है, गलत हो जाएगा, पहला गलत दूसरा राइट, तो केवल क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लास का पूर्ण रूप क्या है। तो क्लास का जो पूर्ण रूप क्या होता है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल क्लास का क्या होता है, पूर्ण रूप होता है। इसकी जो स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, इस परियोजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, 1984 में। ठीक है, 1984 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा काल क्रमानुसार है। संप्रेषण प्रक्रिया देखिए क्या क्या होता है, काल क्रम के अनुसार क्या है, क्रम वाइज कौन है, आपसे पूछा गया है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। क्या है, संप्रेषक प्रक्रिया में से कौन सा काल क्रमानुसार है। संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, संदेश। तो देखिए संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, इसका जो होगा वो किस तरीके से है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर एंड प्रवाह। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और उसका क्या होना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए। आगे है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है आगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है। तो भारत का जो योगदान है, अब मैंने कल के जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चन बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में क्रमानुसार सबसे पहले पे चीन है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे भारत है और चौथे पे रूस है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का जो योगदान है वो कितने परसेंट है, लगभग 7% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है, जिसका किस में उपयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फ्लाई ऐश जो होता है सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, पाद और जन धारण संरचनाओं में, ईंट उद्योग में। तो जो फ्लाई ऐश है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। फ्लाई ऐश की अगर बात करें तो फ्लाई ऐश जो है सूक्ष्म पोषक के विषय में, कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्न में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है। संपोषक का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास सूचकांक है उसके जो लक्ष्य है में कब तक रखा गया है, वो रखा गया है 2015 से 2030 तक। ठीक है,
यूएन द्वारा किस, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यूएन ने कौन से वर्ष को सतत विकास का वर्ष सुनिश्चित किया था? ठीक है, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर है 2030। कितने गोल हैं? 17 गोल। कितने गोल हैं? 17 गोल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ईंधन बैटरी चलित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीथेन। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची सेकंड दे रखी है। इधर एक खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इधर क्रांतियाँ दे रखी हैं। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन में वृद्धि नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक से जो संबंधित क्रांति है वो भूरी क्रांति। तो इसका जो हो जाएगा पहले का हो जाएगा पहला। ठीक है, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती हैं केंद्र सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। जो विपक्ष का नेता है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करता है। ठीक है, सॉरी चुनाव नहीं करता, एक क्या होता है, इनका एक सदस्य होता है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्न में से कौन से मूल कर्तव्य नहीं हैं? निम्न में से कौन से मूल कर्तव्य हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और सुरक्षा स्थलों की सुरक्षा करना। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी एक मौलिक कर्तव्य है, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर देना भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा। जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 3 सही क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्न में से किसमें अंतर्निहित है? निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन को जीने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में। क्लियर? आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन को जीने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार सम्मिलित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? ठीक है, तो अस्पष्टता का उन्मूलन जो किया गया है आर्टिकल 17 समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये मूल अधिकार के आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार मैंने आपको बताया। ठीक है, और आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत। क्लियर? तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है, काली मुद्रा क्या है? यह एक अवैध मुद्रा है। काली मुद्रा का मतलब ब्लैक मनी। क्या एक अवैध मुद्रा है? यह जाली मुद्रा है, यह गंदी तथा खराब मुद्रा है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो आपने देखा होगा कुछ 2-4 वर्ष पहले ब्लैक मनी एक बहुत ही चर्चा में विषय रहा था। तो वो क्या है? यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा, उर्जित पटेल, अनिल किशोरा या नितिन गुप्ता? ठीक है, तो आप बताएंगे क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो नितिन गुप्ता को क्या किया गया है? हाल ही में CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनिल किशोरा के बारे में। तो अनिल किशोरा के बारे में क्या है? अनिल किशोरा न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित हैं। अशोक लवासा की बात करें तो ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उर्जित पटेल की बात करें तो एशियाई नवसंरचना निवेश बैंक से संबंधित है उर्जित पटेल। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट, अमरावती हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देख लेंगे, करंट से संबंधित क्वेश्चन है ये चारों, आप देख लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय स्थान किसको प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में द्वितीय स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर कौन है? यूपी, अपना यूपी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, ठीक है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो मेरी आगे भी आती रहेंगी। आपकी तैयारी के लिए आप तैयारी करते रहिए और एक मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अंदर से मिलता रहेगा। ये ज़रूरी है आज के टाइम में। जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद एक टेस्ट सीरीज लगाएं तो उसमें आपको पता चलता है कि हाँ, पेपर करने का जो तरीका है, वो क्वेश्चन जो आने के जो तरीका है, माध्यम है, वो किस तरीके का है। तो उस पर जो हमने ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं। आगे भी वीडियो आती रहेंगी, तब तक अपनी तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।